नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मतगणना की तैयारियां मुकम्मल, छावनी में तब्दील हुआ मतगणना स्थल। 5 बार पिट चुकी है पुलिस, गंगागढ़ जाने से लगता है डर। रबी फसलों की बुआई में जुटे किसान, जिले में 60% लक्ष्य हासिल। टाउन रेलवे स्टेशन के विकास पर खर्च हो रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए। प्लेटफॉर्म का निर्माण जोरों पर। अब समाचार विस्तार से। मतगणना को लेकर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा के मुताबिक मतगणना को लेकर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। आखिरकार वो घड़ी नजदीक है जब विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। ईवीएम मशीन में कैद हैं प्रत्याशियों की तकदीर। किसके नाम कितने बटन दबे, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। 8 दिसंबर को ही सामने आएगा सबसे बड़ा सच। आखिर कौन होगा हनुमानगढ़, संगरिया, भादरा, पीलीबंगा और नौहर का विधायक? इस सवाल का जवाब मतगणना स्थल पर ही मिलना तय है। हनुमानगढ़ जंक्शन अबोहर बाईपास स्थित लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल में इस बार मतों की गिनती होगी। हनुमानगढ़ के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब विधायक इस स्कूल से निकलेंगे। अब तक एनएम कॉलेज, एनएम लॉ कॉलेज और सरस्वती गर्ल्स कॉलेज में मतगणना होती रही है। शहर में शोर शराबा और यातायात व्यवस्था खराब ना हो, इसी सोच के साथ प्रशासन ने शहर के बाहर मतगणना करवाने का फैसला किया था। मतगणना कार्य में करीब 300 कार्मिक भाग ले रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन, एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा आदि ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। जिला उप निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा के मुताबिक सभी प्रत्याशियों को मतगणना स्थल की जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम खोलने से पूर्व प्रत्याशियों को बुलाया जाएगा। उनके सामने ही रूम के सील को खोला जाएगा। उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी ताकि पूरी तरह पारदर्शिता बनी रहे। प्रत्येक स्ट्रांग रूम में एक कंप्यूटर स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से स्टेशन वार एवं राउंड वार डाटा एंट्री कर परिणाम तालिका तैयार होंगे। हनुमानगढ़, संगरिया और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम 18 राउंड और नौहर भादरा के परिणाम 19 राउंड में आएंगे। मतगणना स्थल पर फर्नीचर, बैरिकेड्स लगाने और कंप्यूटर आदि की व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा के मुताबिक मतगणना स्थल पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट लगाए जा चुके हैं, वहीं सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पांचों विधानसभा क्षेत्रों की 8 बजे एक साथ मतगणना शुरू होगी। मतगणना के लिए समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है। 5 जो विधानसभा क्षेत्र है उनके लिए हमारे 8 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं और सभी के इंचार्जेस रिटर्निंग अधिकारी और असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी हैं। इसके अलावा काउंटिंग का जो स्थल है लिटिल फ्लावर स्कूल, उसके अंदर 3 कॉर्डन्ड सिक्योरिटी की व्यवस्था लागू की गई है। प्रथम जो कॉर्डन है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है उसको वहीं रोका जाएगा और वहाँ पर जो भी जिनके पास है और जिनको ईसीआई ने या जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकृत किया है और जिनका फोटो आईडी है और लगा हुआ है उनके शरीर पर, उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद में जो मेन गेट है लिटिल फ्लावर का काउंटिंग हॉल का, उसके यहाँ फ्रिस्किंग की जाएगी डिटेल्ड और उसके अंदर जो भी कोई मोबाइल या और चीज़ें हैं, मैच बॉक्स है या जो भी इस तरह के ज्वलनशील चीज़ें हैं, उन सबको यहाँ पर रखा जाएगा। अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके पश्चात अंदर जो है वो काउंटिंग हॉल में किसी भी प्रकार से कोई फोटोग्राफी, किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल अलाउ नहीं है और जनरल जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके लिए भी मोबाइल जो है वो अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है। हमारे आरओ जो है उनका भी मोबाइल जो है वो बिल्कुल स्विच ऑफ रहेगा और वो उसका यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ ही मीडिया सेंटर जो है उसके अंदर जो पासधारी मीडिया के जो प्रतिनिधि है या जो प्रेस के प्रतिनिधि हैं जिनको अलाउ किया गया है भारत निर्वाचन आयोग या निर्वाचन विभाग के द्वारा, उन्हें केवल मीडिया सेंटर जो उनका बनाया हुआ है, उनका जो कक्ष है उसके बाहर किसी भी प्रकार से मोबाइल का यूज़ करने की इजाज़त नहीं होगी। उसके अंदर वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे निर्देश हैं कि जो जैसे ही मतगणना समाप्त होती है और उम्मीदवारों की जो विक्ट्री जो है वो होती है,
वो उस दिन न तो जुलूस निकालेंगे, न किसी प्रकार की कोई इजाज़त दी जाएगी और अगले दिन भी उनको इस प्रकार की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसा जो है वो कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सुनिश्चित किया गया है। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की मीटिंग में कई फैसले हुए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी। मतों की गिनती रविवार सुबह 8 बजे होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसमें करीब आधे घंटे लग सकते हैं। इसके बाद ही ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती शुरू होगी। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। आपको बता दें कि संगरिया में 1213, हनुमानगढ़ में 1779, पीलीबंगा में 1155, नोहर में 1444 और भादरा से 1600 पोस्टल बैलेट पेपर आए हैं। यानी जिले भर में 7215 पोस्टल बैलेट पेपर हैं। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा, रिटर्निंग अधिकारी करतार सिंह पुनिया आदि भी मौजूद थे। तो आपने सारी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात आपने रिजल्ट का बटन दबाएगा तो वो लगेगा 9 आएगा। अगर वो 9 डिस्प्ले कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर बैटरी अभी काम कर रही है। तो आप वापस क्लोज पे आ जाइए, क्लोज का बटन दबाएंगे, उसके बाद में वो 3 चीजें डिस्प्ले करेगा और फिर रिजल्ट का दबा दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए आपने रिजल्ट का बटन दबाया और उसमें डैश 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 आ गया, तो आप तुरंत ही आरओ साहब से कहिए, वहां उनके पास बैटरी पावर बैंक रखे हुए हैं, ऊपर वाला जो सील है वो तोड़ी जाएगी, तोड़ के उसमें पावर पैक लगाया जाएगा और पावर पैक लगाने के बाद में आपको वापस दे दिया जाएगा और आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। हनुमानगढ़ पुलिस के जांबाज अफसर भी गांव गंगागढ़ जाने से घबराते हैं। इसकी खास वजह है, सिर्फ हनुमानगढ़ टाउन थाना स्टाफ 4 साल में 5 बार पिट चुका है। ताजा मामला गंगागढ़ का है, जहां 20 नवंबर को कुछ ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पेश है स्काई चैनल की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना के मेन गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा है, हमारा ध्येय आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। यह लोगो है राजस्थान पुलिस का, लेकिन टाउन पुलिस के लिए इस लोगो को साबित करना मुश्किल हो रहा है। क्षेत्र के कुछ गांव ऐसे हैं जहां आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास नहीं है और न ही अपराधियों में डर की स्थिति। गांव गंगागढ़ को ही लीजिए। अनुमान के मुताबिक गांव के करीब 40% अशिक्षित लोगों की मुख्य आजीविका है अवैध रूप से शराब निर्मित करना। जब भी पुलिस अथवा आबकारी दल ने उनके इस पेशे में दखल देने की कोशिश की, मुंह की खानी पड़ी। अवैध रूप से शराब बनाने वाले पुलिस बल की परवाह किए बगैर उन्हें खदेड़ने में पीछे नहीं रहे। महज 4 साल की बात करें तो टाउन पुलिस अवैध शराब बनाने वालों के हाथों 5 दफा पिट चुकी है। इस दौरान पहली बार पुलिस की पिटाई हुई थी 17 सितंबर 2010 को हनुमानगढ़ टाउन से अमरपुरा थेरी रोही के बीच। एएसआई रामभज व कांस्टेबल कालूराम पुलिस जाब्ता के साथ गए थे गश्त पर। पुलिस के मुताबिक रेशम सिंह, कुलदीप उर्फ मोटू, अमरजीत सिंह, राजोबाई, समोबाई, मलकीत सिंह, भजन कौर और गुरदीप सिंह आदि ने पुलिस पर हमला कर दिया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस पर दूसरा हमला हुआ 26 जुलाई 2011 को। टाउन जंक्शन रोड पर महिला कांस्टेबल रीना कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान जंक्शन के गांधीनगर निवासी सुरेंद्र कुमार उर्फ भानु और भानु प्रकाश उर्फ रोबिन ने महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट करने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। इसी तरह 20 दिसंबर 2011 को सरकारी अस्पताल टाउन के पास कांस्टेबल बेअंत सिंह पर सोठी सिंह, सोनू आदि ने हमला कर दिया। जबकि 12 अगस्त 2012 को शराब बनाने वालों के निशाने पर आए एएसआई धर्म सिंह। किशनपुरा दिखनादा में सरपंच पति गोवर्धन और पंचायत समिति की डायरेक्टर गीता देवी ने धर्म सिंह को नहीं बख्शा और टाउन पुलिस पर अब तक का आखिरी हमला हुआ 20 नवंबर 2013 को, जब पुलिसकर्मी वासुदेव, रतनलाल और बिरजू आदि गंगागढ़ में दबिश देने पहुंचे तो होशियार सिंह, पप्पू, काली, होशियार सिंह और बग्गू आदि ने पुलिस बल पर अटैक कर दिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर टाउन पुलिस कब तक शराब बनाने वाले कारिंदों के हाथों पिटती रहेगी।
टाउन थाना प्रभारी अंतर सिंह शोरान कहते हैं कि इस तरह के हमलों से पुलिस घबराने वाली नहीं है। पुलिस अपना काम तत्परता से करती रहेगी। गढ़ के असामाजिक तत्वों द्वारा अपने हितों पे पुलिस व आबकारी द्वारा कुठाराघात करने से वो ये समझते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन पुलिस हमेशा से ही जनता में निडरता का भाव पैदा करते हुए किसी भी कीमत पे तैयार है। हम हमारा सब कुछ बलिदान करके भी पुलिस की मान मर्यादा व गौरव बनाए रखने में कामयाब होंगे। इसके लिए हमें चाहे कितना भी संघर्ष और त्याग करना पड़े, हम उसके लिए सदैव तैयार हैं। खास बात है कि 20 नवंबर को हमला करने वाले सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सीआई अंतर सिंह शोरान के मुताबिक पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। दिनांक 20 नवंबर 2013 को गंगागढ़ में पुलिस पर हुए हमले में 2 मुलजिमान को पहले गिरफ्तार किया था। वह कल 2 मुलजिमान कलवंत सिंह और काली व होशियार को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे अपराध में काम में लिए गए हथियार व उनसे काम में ली गई मोटरसाइकिल बरामद की जानी शेष है। वह अब तक नामजद जितने भी मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य मुलजिमान शेष रहे उनकी भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ लोक अभियोजक मनजिंदर सिंह लेघा इस प्रकरण को गंभीर मानते हैं। उनका कहना है कि माफिया का तंत्र मजबूत होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लेघा इसके साथ ही कानूनी पेचीदगियों का उल्लेख करना नहीं भूलते। पुलिस 4 साल में 5 बार पुलिस पिट चुकी है। अपने हनुमानगढ़ जिले में ज़्यादातर शराब माफियाओं द्वारा पुलिस के साथ आपस में जो मारपीट हुई है, पुलिस पर हमला किया उन्होंने, ये बड़े कारण हैं। शराब माफियाओं पर सबसे बड़ा तो ये है कि शराब माफिया जब पुलिस जाती है तो पुलिस की नफरी भी कम होती है, पूरे संसाधन नहीं होते हैं, इस कारण से पुलिस कई बार पिट जाती है। नंबर दूसरा ये है कि शराब माफिया पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे मेन कारण ये है कि जब पुलिस किसी शराब व्यवसायी को या शराब निकालने वाले को पकड़ती है तो आमतौर पर उसकी केस हिस्ट्री वगैरह अपने चालान के साथ नहीं पेश करती, जिसकी वजह से अदालतों में प्रोबेशन लेकर वो न्यायालय से छूट जाते हैं, फिर वो दोबारा वही काम करने लग जाता है। तो ऐसे वो जो शराब माफिया हैं वो उन लोगों को ये पता है कि हम न्यायालय में 100-200 या 400 रुपये जुर्माना देकर छूट जाएंगे और उन पर ज़्यादा कोई अंकुश नहीं लगा पा रही अदालत भी। उसकी मेन वजह यह है कि अदालतों में भी आजकल प्रेशर है कि छोटे मोटे मुकदमों को फटाफट निपटाया जाए। जैसे लोक अदालत के अंदर शराब से जुड़े हुए चोपर एक्साइज के मामले हैं वो बहुत ही ज़्यादा निपटाए गए हैं, क्योंकि उन पर 100-200 जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है और प्रोबेशन दिया जाता है। नंबर दूसरा बात यह है कि जिस व्यक्ति को प्रोबेशन दिया जाता है वो दोबारा काम करता है। प्रोबेशन एक्ट के अंदर ये होता है कि उसको इतने साल का प्रोबेशन दिया जाता है, इतने रुपए का प्रोबेशन दिया जाता है, तो लेकिन प्रोबेशन अधिकारी जो हैं वो कभी भी आज तक मेरे ख्याल में हनुमानगढ़ में उन्होंने कभी किसी मुलजिम को प्रोबेशन दिया है और वो दोबारा उस मुकदमे में या वैसा ही काम दोबारा करता है तो उस पर कार्रवाई की हो, ऐसा कोई नहीं कर रहा। तो ये सबसे बड़ी कारण है। अगर प्रोबेशन अदालत दे भी देती है और वो व्यवसायी वो व्यक्ति जो वो मुलजिम है जो दोबारा वो शराब का धंधा करता है तो उस पर प्रोबेशन एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके मेन लोक अभियोजक मनजिंदर सिंह लेघा खुले तौर पर कहते हैं कि अब अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। अपराधियों के साथ साठगांठ इस कदर हो चुकी है कि पुलिस अब उनके जैसे हो चुकी है या अपराधी भी मानने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि पुलिस को जब भी जाए नफरी अपनी पूरी लेके जाएं। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि पुलिस का अपराधियों के साथ भी साठगांठ हो चुका है। ज़्यादातर पुलिस वाले अपराधियों से साठगांठ होते हैं, तो इससे पुलिस के बारे में जो उनके मन में भय है वो दूर हो रहा है। इस वजह से उनको लगता है कि पुलिस भी हमारे जैसी है, तो इसलिए वो पुलिस पर हमला करने में वो अपना उनका मनोबल पूरा ऊंचा है, इसलिए वो होती है। तो पुलिस को ये चाहिए कि शराब माफिया पर अंकुश लगाए, जो उन पर मुकदमे पेश किए जाते हैं, चालान पेश किए जाते हैं, उसके साथ पुराने जो मुकदमे हैं जिसमें जो सजा याफ्ता हुए हैं सारा रिकॉर्ड पेश करें। जिन व्यक्तियों को प्रोबेशन मिला है उन व्यक्तियों की प्रोबेशन की लिस्ट बनाएं और उसके अनुसार प्रोबेशन एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाए ताकि वो दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस ना कर पाए।
कुल मिलाकर अपराधियों के हाथों पिटना न सिर्फ पुलिस के लिए चिंताजनक है बल्कि सभ्य समाज के लिए भी, क्योंकि पुलिस का काम अपराधियों पर अंकुश लगाना है और आम लोगों की हिफाजत करना भी। अगर पुलिस यूं ही पिटती रही तो फिर पुलिस आम जन को सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकती है? सच में यही है पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल और इसका जवाब खुद पुलिस के आला अधिकारियों को खोजना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। चुनावी सरगर्मी खत्म होने के साथ ही किसानों ने खेतों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। जिले में रबी फसल की बुआई का काम जोरों पर है। कृषि विभाग का मानना है कि करीब 60% बुआई का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। कृषि प्रधान जिला हनुमानगढ़ में अब खेती की तरफ रुझान कम होने लगा है। इसका प्रमाण है कि इस बार निदेशालय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल हो रहा है। रबी फसलों की बुवाई को लेकर बात करें तो निदेशालय ने जिले को 6,52,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई करने का निर्धारित लक्ष्य दिया था, लेकिन इसकी तुलना जिला स्तर पर इस लक्ष्य को कम करते हुए 5,09,000 हेक्टेयर रखा गया। बावजूद इसके लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल हो रहा है। 2 दिसंबर तक जिले में रबी फसलों की 3,90,980 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई का काम पूर्ण हो चुका है। सहायक कृषि अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम शर्मा के मुताबिक जिले में करीब 8% लक्ष्य को हासिल किया जा चुका है। अभी जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से तो यही है कि सोइंग प्रॉपर हो रही है। लगभग 60% के आसपास वेट की सोइंग हो चुकी है और मस्टर्ड की ऑलमोस्ट सोइंग जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर पूरी हो चुकी है। इसलिए इसका वेदर कंडीशंस का अभी फिलहाल कोई ज़्यादा असर नहीं आएगा अपने क्रॉप के ऊपर। जिले में गेहूं की बुवाई के लिए निदेशालय ने 2,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया था, लेकिन जिला स्तर पर इसे घटाकर 2,25,000 हेक्टेयर कर दिया गया। बावजूद इसके इस लक्ष्य को हासिल करने में दिक्कतें आ रही हैं। जिले भर में अब तक मात्र 1,35,710 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई हो पाई। इसके तहत इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में 6,310 हेक्टेयर और भाखड़ा नहर क्षेत्र में 75,400 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। इसी तरह जौ की बुवाई के लिए कृषि निदेशालय ने 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया था, जबकि स्थानीय स्तर पर कम करते हुए इस लक्ष्य को 20,500 हेक्टेयर निर्धारित किया गया। बावजूद इसके जौ की खेती के प्रति किसानों में शुरुआती रुझान कम ही नजर आ रहा है। अब तक महज 9,105 हेक्टेयर क्षेत्र में जौ की बुआई हो पाई है। सरसों की बात करें तो स्थिति संतोषजनक है।
निदेशालय ने सरसों की बुआई के लिए 1,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित किया था, जबकि जिला स्तर पर 1,18,000 हेक्टेयर क्षेत्र ही तय किया गया। वहीं इसके विपरीत अब तक जिले में करीब 1,14,650 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की बुआई हो गई है। सहायक निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा के मुताबिक ठंड का असर नहीं है। मध्य दिसंबर तक ठंड बढ़ने से फसलों पर मामूली फर्क पड़ना संभव है। इससे पूर्व मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नहीं, अभी लगभग सभी क्रॉप जो है वो जर्मिनेटिंग या तो और या वेजिटेटिव स्टेज पर हैं, इसलिए अभी इसका कोई असर नहीं आएगा। मिड दिसंबर उसके बाद टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है तो उसका असर आएगा। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जिले में गेहूं की बुआई का क्षेत्र बढ़ेगा। अभी तक 60% लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें तेजी आएगी। जिले में अब तक करीब 1,27,172 हेक्टेयर क्षेत्र में चने की बुआई भी हो पाई है। अभी तो रबी की ऑलमोस्ट सोइंग तो हो चुकी है, जिसमें मस्टर्ड है, आपका बार्ले है, ये क्रॉप तो सोन हो चुके हैं। व्हीट की अभी 60% के आसपास सोइंग हुई है, बाकी रिमेनिंग है वो चल रही है, वो लेट सोन वेराइटीज हैं, वो चलेंगी। टाउन के घग्घर बेल्ट में किसान इन दिनों गेहूं की बुआई में जुटे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस बार भी गेहूं की बम्पर पैदावार होगी, इसलिए बुआई में मन लगा रहे हैं। हमने कनक बीज रखी है। वैसे जैसे कनक इससे पिछला साल था ना, तो उसके अंदर भी ये हुई थी 15-16 क्विंटल, अब की उसकी 16-15 क्विंटल हुई है। अभी वही कनक बीजी है हमने, इसका बहुत अच्छा भाग है। हाँ, 100 बीघा गेहूँ बीज रखी है। हाँ, आगे और मात्र 14 क्विंटल बीघे की जड़ रही है। पिछले साल तो इतनी निकली, अब आगे की इतनी निकलेगी। और बताओ, वही कनक हमने अभी ये बीज रखी है। जंक्शन के साथ ही अब टाउन रेलवे स्टेशन के विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे की ओर से विकास पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं टाउन रेलवे स्टेशन, जहां निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। टाउन रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य जोरों पर है। अगले 2 महीने में स्टेशन का स्वरूप बदल जाएगा। भव्य भवन के साथ 2 प्लेटफॉर्म का निर्माण भी चल रहा है। इसके साथ ही पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। अभियंता प्रमोद कुमार के मुताबिक स्टेशन के विकास पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये काम हमने 20 नवंबर से शुरू किया है, 20 नवंबर 2012 से, और हम यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 बना रहे हैं। और यहाँ पे नई स्टेशन बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। और इससे पूरे शहर का ही डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या छोटा रेलवे स्टेशन था, अब इसको पूरा डेवलपमेंट कर दिया गया है, ठीक है। और पुल बना दिया गया है, यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो उस पार से उस पार जाने में। और हाई लेवल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। इसके अंदर कितनी की लागत है? इसमें लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लागत लग जाएगी। कब तक ये काम आपका पूरा हो जाएगा? ये 2-1 महीने में कंप्लीट करके दे देंगे। दूसरी तरफ टाउन के नागरिकों का कहना है कि स्टेशन का विकास सुखद है, लेकिन बेहतर होगा कि रेलवे की ओर से अंडरपास का निर्माण भी हो, क्योंकि 35% आबादी रेलवे पटरियों की दूसरी तरफ बसती है, इसलिए यह जरूरी है। हमारे ये टाउन का जो रेलवे स्टेशन है, इसका जो विकास हो रहा है, इसके प्रति मैं बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर कर रहा हूँ। अड़ोस पड़ोस के गांवों को, हमारे टाउन के निवासियों को, जो जंक्शन में जाकर के रेलवे के अंदर यात्रा करने के लिए हमें जाना पड़ता था, उस सुविधाओं से हम वो सारी सुविधाएं हम यहाँ हनुमानगढ़ टाउन में ले पाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि ये आबादी इधर ज़्यादा होने की वजह से रेलवे स्टेशन के बाद में जो है ज़्यादा आबादी होने की वजह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक अंडरपास की सुविधा और दे दी जाए, तो मैं इस डिपार्टमेंट का, रेलवे डिपार्टमेंट का बहुत आभारी रहूँगा। स्थानीय शासन और केंद्र रेलवे विभाग की मदद से यहाँ के रेलवे प्लेटफॉर्म का जो विकास हुआ है वो बहुत बढ़िया है। इससे
हमारे यहाँ की लोकल जनसंख्या को बहुत फ़ायदा मिलेगा और इससे और भी बढ़िया हो जाए। अगर यहाँ के जो लोकल आबादी है, जो भी हादसों से बचने के लिए इनको अगर कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए तो और भी बढ़िया हो सकता है। और जैसा कि शहर की 35% आबादी रेलवे लाइन के उस पार रहती है, तो वो काफ़ी बड़ी है। उसके लिए अगर रेलवे अंडरपास भी बनाया जाए तो उससे और भी सुविधा हो जाएगी, जिससे कि हमारे देश का, हमारे शहर का विकास होगा और ये हमारे लिए बढ़िया है। ये काम रेलवे के लिए बहुत बढ़िया काम चल रहा है। पुल बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है और आने जाने के लिए यात्रियों के लिए कोई कठिनाई नहीं होती। ये प्लेटफार्म अच्छा बन गया है, गरीबों के लिए सही है और सब विकास हो गया। वहाँ जाते थे जंक्शन 50 रुपये किराया लगता था, लेट सेट हो जाते। यहाँ से टाउन से अपने चढ़ेंगे, सब चीज़ की सुविधा है। दिल्ली जाने वाले लंबा सफ़र है, वहाँ से ही ठीक है, और बीकानेर जाएंगे उधर से ही ठीक है। गरीब आदमी 50 रुपये कैसे किराया बढ़ा करके ले जाते थे। ये सब से अच्छा हो गया टाउन में प्लेटफार्म। स्टेशन ही बहुत अच्छा हो गया, बड़ा हो गया। तो प्लेटफार्म बन गया, हर तरह की सुविधा हो गई है। बस गाड़ी किराया हर प्रकार की सुविधा है। 2 नंबर 1 नंबर प्लेटफार्म बन गया है। बीकानेर, जयपुर, दिल्ली जाने वाले यात्री को कोई परेशानी नहीं है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नगर परिषद के कामकाज पर यूं भी सवाल उठते रहते हैं, लेकिन अब तो हद हो गई। नगर परिषद ने बिना किसी नोटिस के टाउन क्षेत्र में पुलिया तोड़वा दी। इससे रात के अंधेरे में वाहन चालकों को कुछ भी नजर नहीं आता और वे नाले में गिरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नगर परिषद है, कुछ भी कर सकती है। मनमाना करना नगर परिषद के अधिकारियों की फितरत है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहना है टाउन क्षेत्र के लोगों का। नगर परिषद की एक अविवेकपूर्ण रवैये के कारण एक परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। पूरन नामक यह शख्स आज सख्ते में है। शुक्रवार रात वह घोड़ा गाड़ी लेकर अपने घर जा रहा था। अंधेरे में उसे पुलिया नजर नहीं आई और वह गंदे पानी के निकासी वाले नाले में गिर गया। गाड़ी और घोड़े के साथ वह खुद नाले में पड़ा रहा। आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, तब तक घोड़ा दम तोड़ चुका था। लोगों ने पूरन को बाहर निकाला। उसकी कमर की हड्डी टूट चुकी है। उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बोलना क्या जी, वहाँ एक सड़क पर लकड़ियाँ गिर रखी थी, तो दूसरी सेकंड सड़क पर जाने लगे तो इनका घोड़ा और गाड़ी है और ये खुद समेत तीनों उसके नाले के अंदर गिर गए, जो कि पहले पुलिया बनी हुई थी और पुलिया अब वहाँ 10 दिनों से टूटी हुई है। उसका ना तो कोई नो एंट्री लगा रखी है और ना ही वैसे मतलब उसको निर्माण हो रहा है। इसके कारण से वो बेचारे गिर गए और उनका खच्चर भी मर गया और उनके भी चोट लगी हुई काफ़ी। अम्बे वाली दुकान से आ रहा था जी, फर्नीचर की दुकान से घर पर आ रहा था, तो इधर रास्ते में खड़ा तो छटियों की ट्राली, उधर से मुड़ा तो मेरे को दिखा नहीं अंधेरे में। घोड़ा गाड़ी का ही साधन है मेरे पर, और कोई कमाई नहीं है। बस इतने में गरीब आदमी हूँ जी। चोट भी लग गया मेरे कमर में भी, पैर में भी लग गया है। आगे कोई साधन है नहीं है मेरे पास। दूसरी तरफ नगर परिषद के अधिकारी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उन्हें इस बात को लेकर अफसोस भी हो रहा है कि पुलिया तोड़ने के साथ ही नो एंट्री का बोर्ड लगाना जरूरी था। लिहाजा वे अब पूरन को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं।
इसका नाले का क्या सही ने सफाई के लिए कोई पुली तोड़वाई थी और 3-4 दिन पहले, और वो सफाई का कार्य चल रहा था और पुली जो रात को अंधेरा होने की वजह से ये गाड़ा लेके आया होगा, उसमें जो ये गिर गया। इसको कमिश्नर साहब से हमारी बात हो गई है, मौका देख लिया, ये एप्लीकेशन सोमवार को दे देगा और इसको कोई मुआवजा जो भी नगर परिषद तय करेगी वो दे दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त मंत्री मोहन चंगोई ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए संकल्प दिलाया। जंक्शन स्थित यादव धर्मशाला में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा शौर्य दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री सुरेश कुमार और आशीष पारिक आदि ने विचार व्यक्त किए। मोहन चंगोई और पारिक के मुताबिक अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाएंगे ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान हो सके। यादव धर्मशाला में शौर्य दिवस का आयोजन किया। उसके अंदर हमारे सुरेश चंद्र जी भाई साहब जो विभाग प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने शिरकत की और हम लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ शौर्य दिवस को मनाया। शौर्य दिवस हमारा जो है वो मंदिर जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है उसमें रामलला की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया गया है और युवाओं में और हिंदू में काफ़ी जोश था सभी हिंदुओं में और हमने मिलकर के इस शौर्य दिवस को मनाया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।